हेलो दोस्तों, हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। आप लोगों को पता है कि आंसर राइटिंग का सेशन मैं लेता हूँ डेली बेसिस पर, ठीक है। और ये सेशन आप लोगों को डेली 3 बजे मिलता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे अपने आंसर भेजते हैं और फिर मैं उसको रिव्यू करता हूँ। तो अभी तक जिस बच्चे ने आंसर नहीं भेजे हैं वो अपने आंसर ज़रूर भेज दे ताकि मैं आप लोगों के आंसर को रिव्यू कर सकूँ। फिलहाल आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिए थे। मेरे बारे में सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दिखाई देती है किसके कंटेक्स्ट में, एनसीईआरटी के बैच के कंटेक्स्ट में। एनसीईआरटी के बैच में आपको कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को बेस बनाने का मौका मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस बैच की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो आप लोगों को देखिएगा 4500 नहीं पे करनी, आपको 4275 रुपए 4275 पे करने। कब? जब आप WS लाइव कोड यूज करते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? एकदम क्लियर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन, आप लोगों के अनअकैडमी की सक्सेस, आप लोग देख रहे हैं कि हर 3 में से एक बच्चा हमारा अनअकैडमी से सिलेक्ट हुआ है। वर्तमान में इस पर ऑफर चल रहे हैं। तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं शबलू, तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, जिसमें आप लोगों को देखिएगा 12 महीने में 2 महीने, 18 में 4 महीने और 24 महीने में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है। पूरा सिलेक्शन होने पर आपकी कंप्लीट फी को रिटर्न भी कर दिया जाएगा। और यह बैच आपका आरंभ जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई से, इसमें भी आप लोग शबलू के कोड से अप्लाई करेंगे और आपको मैक्सिमम और ह्यूज डिस्काउंट उस पर मिलेगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है। आज के क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिएगा क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस लिखा है, वर्तमान नीति आयोग भारत के पूर्व योजना आयोग के बीच असमानताओं और समानताओं पर चर्चा करें, ठीक है। क्या लिखती है बच्चा, देख लेते हैं एक बार। लिखती है, योजना आयोग की स्थापना संविधान के आर्टिकल 39 के DPSP के अनुसार 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसकी भूमिका आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना और लागू करना था। इस संस्था को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में स्थापना में बदल दिया गया, ठीक है। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में और सेवाएं प्रदान करेगी, जिसमें राज्यों की भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता को बढ़ावा देना शामिल होगा। अच्छा लिखा है। इंट्रो, एक तरीके से कहें तो इंट्रो एक अच्छा इंट्रो आप इसे कह सकते हैं, गुड इंट्रो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य, लेकिन ऐसा दर्जा नहीं था। सरकार के सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं। ये राज्य के लिए नीतियां बनाकर लागू कर सकता है, नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। इसमें सीमित विशेषता थी, इसमें व्यापक विशेषताएं शामिल है। मंत्रालयों और राज्यों को धन निधि देने का अधिकार है। इसमें निधि का अधिकार वित्त मंत्री में निहित होता है। ये टॉप डाउन दृष्टिकोण के अवलोकन करती है, बॉटम अप अप्रोच पर काम करती है। तो ठीक है, इन्होंने जो डिफरेंस है उसे बड़े अच्छे से दिखाने की कोशिश की। समानताओं को एक साथ भी दिखाया जा सकता था, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पदेनाध्यक्ष, ठीक है। दोनों के लिए योजना राष्ट्रीय विकास की बात की गई, ठीक है। केंद्र राज्यों के मध्यस्थता के रूप में काम करता है, समन्वय की बात करता है, कोऑर्डिनेशन की बात करता है। तो ये भी इन्होंने किसी हद तक ऑन द ट्रैक ही लिखा है, ट्रैक के बाहर या अपने क्वेश्चंस में नहीं गई है। इसके बाद जनता की आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूर्ति बेहतर ढंग से करने के उद्देश्य से योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग की स्थापना की। इस आयोग को ग्राम स्तर पर नीचे से ऊपर की ओर विकास करना ही भविष्य में सरकार द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधायिका के प्रति कानून रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है। बढ़िया लिखा है, अच्छा लिखा है। अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चंस के मार्क्स की या ऐसे क्वेश्चंस की, तो इस क्वेश्चंस में जो एक कमी है, थोड़ा सा डायग्राम, यानी कि नीति आयोग की जो वर्तमान की ड्यूटी है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता था। लेकिन ओवरऑल एक हद तक इन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छा लिखा है। तो मेरी तरफ से 10 में से आप मान सकते हैं कि हाफ 5 नंबर में इनको अलॉट करूंगा। हालांकि 5 नंबर ज्यादा है, लेकिन अभी और ज्यादा इसमें इनको काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन किसका है? पूजा का है। द एडवांटेज ऑफ spreading out the production across the border of the multinational can be truly immense, explain करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चंस के बारे में क्या लिखती है ये देख लेते हैं। एक तो इन्होंने सब्जी गिरा रखी है भाई, इस पे पता नहीं सब्जी खाती खाती लिख रही थी क्या मैडम, ठीक है। खैर, द एडवांटेज ऑफ द स्प्रेडिंग आउट द प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर कैन बी इमिनेंस एज इट हेल्प द कटिंग डाउन द प्रोडक्शन कॉस्ट, इट प्रोवाइडिंग
न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, चीपर लेबर एंड एक्सेस ऑफ न्यू मटेरियल। बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके इंट्रो को एक्सेप्ट किया जा सकता है। गुड गुड, ठीक है। थोड़ा सा एक फैक्ट जरूर मेंशन कर देना था, क्योंकि जब इसने प्रोडक्शन की बात की थी तो वो कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो उसको भी मेंशन कर सकते थे। सेटिंग अप ऑफ द प्रोडक्शन jointly with the local companies, they providing money for the additional investment like buying new machine for the faster production, ठीक है। द MNC provide efficient managerial and advanced technology for the faster production and efficient use of resources. They gave increased the investment over the past 15 years. They provide employment opportunity to the masses. बेहतरीन लाइन लिखी है, थर्ड वाला पॉइंट सबसे अच्छा है, ठीक है। उसके बाद द लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू दीज इंडस्ट्री हैव प्रोस्पेड, उनको भी फायदा हो रहा है। मेनी फूड प्रोसेसिंग मल्टीनेशनल कंपनीज सच एज पेप्सी, कोला हैव टेकन ओवर द इंडियन मार्केट इन कोल्ड ड्रिंक्स एंड फूड प्रोडक्ट, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब इस पॉइंट को इन्होंने अलग से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये यहां तक तो इन्होंने अच्छा लिखा है। आगे बढ़ते हैं और इसमें इन्होंने क्या लिखने की कोशिश की, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां बताया था मैंने आप लोगों को, इन क्वेश्चंस को आपको कितने वर्ड में लिमिट रखना था, 100 में लिखा था, तो इन्होंने बाकायदा उसको लिखा। दूसरा, द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर, ये वाला तो चेक कर दिया हमने, ठीक है। ये कहां से आ गया दोबारा, ये रहा। एक्सप्लेन हाउ MNC हैव कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज कंपटीशन इन लोकल मार्केट, बढ़िया सवाल है। 8 times MNC set up the production jointly with the some of the local companies of these country, the benefit to the local companies such joint production of 2, बढ़िया। यही एग्जैक्टली इसकी लाइन भी है कि ये जो जॉइंट प्रोडक्शन की बात रखी गई, जॉइंट प्रोडक्शन, एक दूसरे का प्रोडक्शन साथ मिलकर करना, ये बहुत बड़ा पहलू है। MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया। बाइंग न्यू मशीन्स फॉर द फास्टर प्रोडक्शन, ठीक है। मोस्ट कॉमन रूट फॉर द MNC इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लार्ज MNC डेवलप्ड कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर, ठीक है। द प्रोडक्ट आर सप्लाइड टू द MNC विच देन सेल टू अंडर देयर ओन ब्रॉड नेम, ब्रांड नेम एंड द कस्टमर। बिल्कुल NCERT के बेस पर इन्होंने अपने इस क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश की, और एक तरीके से कहूं तो बहुत बहुत अच्छा इनका रिप्रेजेंटेशन है। 100 वर्ड्स में इससे छोटा या इससे अच्छा क्वेश्चंस नहीं हो सकता, तो वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स थे जो कि NCERT के बेस पर मैंने आप लोगों को दिए थे, NCERT के, ठीक है। तो जिन्होंने ये क्वेश्चंस लिखा था उनका पूजा का बेस्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा एक और बच्चे का आंसर देख लेते हैं। उत्पादन की सीमाओं को पार करते बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फैलाने का लाभ वास्तव में बहुत बड़ा हो सकता है, व्याख्या करें, ठीक है। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने विदेशी व्यापार निवेश के माध्यम से देशों के एकीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा संभव हो सका है। भारत में लगभग 38 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। भारत की टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, रेनबैक्सी आदि बिरला MNCs हैं। बहुत बढ़िया, मतलब भारत की कंपनियों के बारे में इन्होंने अपनी बात बताने की कोशिश की और विदेशी कंपनियों के बारे में भी इन्होंने बताने की कोशिश की, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इंट्रो। लाभ क्या है, MNC द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है, पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, ठीक है। विदेशी विनिमय द्वारा देश की साख बचाने के साथ साथ विदेशी मुद्रा के भंडार में भी सुधार हुआ है, बहुत बढ़िया। प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी और तकनीक क्षेत्र में विकास, देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। कई सामाजिक समस्या, बेरोजगारी आदि का निदान संभव है, बढ़िया लिखा है। एक एक पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा NCERT आप लोगों से पूछना चाहता है, जैसा NCERT आप लोगों से जानना चाहता है। इसके द्वारा देशों के बीच राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों में सुधार भी संभव है। MNC अपने खर्च के माध्यम से मेजबान देश की GDP में वृद्धि करती है। मेजबान देश का मतलब होता है जिस देश में वो काम कर रही है, तो जो मेजबान होते हैं वो उस देश के होते हैं जिसमें वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि MNC में सांस्कृतिक मतभेद, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि तथा मुद्रा के उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो सरकार को चाहिए कि अपनी विदेशी व्यापार नीति MNC के संबंधित नियम बनाते समय लाभ और चुनौती दोनों पक्षों को ध्यान रखते हुए मानक निर्धारित के। बढ़िया क्वेश्चंस लिखा है, बेहतरीन,
ठीक है, बेहतरीन। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 10 में से 5.5 नंबर मेरी तरफ से इनको मिलेंगे। क्या कमी है? एक तो हाईलाइट, यानी कि की हाईलाइट जरूर करनी है। आप लोगों को जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट जरूर करना है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई? तो किसी हद तक इनका अच्छा लिखा है, बढ़िया इन्होंने अपने चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बबली का। उत्पादन की सीमाओं को पार बहुराष्ट्रीय कंपनी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विकासशील अल्प विकसित देशों की व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, मां के आधार पर, जिससे आर्थिक विकास, रोजगार में वृद्धि और राजनीतिक सुधार किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका विस्तार कई देशों में और वहां एमएनसी के उत्पादन की वृद्धि में सहायक है। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों की बनावट पर काम करें बच्चा, थोड़ा सा शब्दों की बनावट पर काम करें। शब्दों की बनावट को ठीक करना बहुत जरूरी है, शब्दों की बनावट को जरूर देखें। ठीक है, शब्दों की बनावट। उत्पादन की सीमा, भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी पर प्रतिबंध लगा रखा था। कारण घरेलू उद्योगों की वृद्धि, उपनिवेश का डर, वैश्वीकरण के भारत की अभी अनजान था, यानी कि वो पूरी तरीके से जानता नहीं था। तो ठीक है, ये पॉइंट इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से कहूं तो सही तरीके से दिखाने की कोशिश की, तो ये सही माना जा सकता है कि किस तरीके से भारत सरकार जो थी वो काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई, वह समय 1991 का था जब भारतीय पूंजी 2 सप्ताह की बची। ठीक है, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह का सहयोग 1991 में भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, भारत में एमएनसी प्रतिबंध। बच्चे देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया उत्पादन की सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय कंपनी तक फैलाने के लाभ वास्तव में बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस कहानी को पहुंचा दिया भारत की अर्थव्यवस्था का 1991 का पहलू। इसका मतलब क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन ठीक होने के बाद ट्रैक से क्वेश्चंस आउट हुआ है, ट्रैक पर क्वेश्चंस नहीं रहा। तो थोड़ा सा ट्रैक पर लिखने की कोशिश करो, जो चीज दिखाना चाहते हो, जो चीज बताना चाहते हो, उसको उसी हिसाब से रिप्रेजेंट करो जैसा आप लोगों से उम्मीद की जाती है। इस क्वेश्चन में थोड़े से सुधार की जरूरत है, ट्रैक से ये हट चुका है। तो जो ये कहानी थी, ये 1991 की कहानी को नहीं बता रहा, बल्कि पूरी कहानी को इसने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। लाभ क्या है? व्यापार, बाजार विस्तार, रोजगार में वृद्धि, देशों के मध्य संबंध मजबूत होना। लाभ ठीक लिखे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी जब अन्य देशों में अपना विस्तार करती तो अपने साथ निवेश, तकनीक, उच्च कौशल को लेकर आती, जिससे वही समावेश विकास होता है। अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, लेकिन अभी इसमें और ज्यादा चीजों पर काम करने की आवश्यकता है, और ज्यादा चीजों में बेहतर तरीके से देखने की आवश्यकता है। बात समझ में आई? क्लियर एकदम? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ठीक करना जरूरी है बबली, इस पर काम करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, नीति आयोग वाला हो गया है। ठीक है, हाँ, एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई इनका। भारत में ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? एक आयामी, बहुआयामी दृष्टिकोण दें। ये कल मैंने क्वेश्चंस दिया था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा, कुछ बच्चों ने लिखा है। गीता ने क्वेश्चंस लिखा है, काजल के नाम से आप जानते हैं इनको। गरीबी उन्मूलन किसी राष्ट्र में गरीबी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए आर्थिक, सामाजिक और मानवीय कार्यों का समूह ही गरीबी उन्मूलन कहलाता है। ठीक है, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 415 मिलियन गरीब लोग संख्या में गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक हर देश के कोने कोने से गरीबी को हटाने का लक्ष्य रखा है। बहुआयामी दृष्टिकोण में भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, स्वच्छ जल। ठीक है, मतलब गरीबी केवल गरीबी नहीं है, गरीबी बहुत सारी समस्याओं के साथ आती है। बहुआयामी दृष्टिकोण का मतलब है कि जिन समस्याओं को आप गरीबी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, उन्हें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कह के कंटेक्स्ट में आप जानते हैं। और इन्होंने इस चीज को बाखूबी दिखाने की कोशिश की। थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से दिखा देते तो अच्छा लगता और ज्यादा अच्छा हो जाता। प्रधानमंत्री गरीबी उन्मूलन के लिए दृष्टिकोण या क्या क्या हुआ है। प्रधानमंत्री ने सभी योजनाएं चलाई हैं, रोजगार योजना, आयुष्मान भारत, मनरेगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। ठीक है, ये सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद गरीबी उन्मूलन को दूर करने के उपाय, जन जन तक शिक्षा का प्रसार हो, जागरूकता के माध्यम से गरीबी को अवगत कराया जाए, अवेयर किया जाए। स्वच्छ पानी, स्वस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराना, सरकार द्वारा नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराना, कौशल को बढ़ावा देना, महिलाओं की स्थिति में सुधारात्मक कार्य करना। बहुआयामी कारक, लोगों के पास भूमि का अभाव होना जिससे उनके स्थायी निवास की समस्या बनी रहती है। परिवार का आकार बड़ा होने के कारण कामकाजी व्यक्ति पर परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर होना। पॉइंट बनाकर लिखने था इसको हेडिंग के माध्यम से, चीजें जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहती उतना अच्छा सा नहीं हो पाया है। ठीक है, नीतियों के बारे में, जागरूकता ना होना गरीबी के बहुआयामी कारण है जो कि काफी लंबे समय तक बने हुए। पॉइंट में दिखाने की कोशिश करो। गरीबी एक आयामी मुद्दा नहीं है बल्कि ये बहुआयामी, सबसे बड़ी गरीबी भारत में है। भारत का हर चौथा नागरिक गरीबी का शिकार है। गरीबी उन्मूलन के लिए वर्तमान में इसकी थीम व्यवहार के सभी के लिए गरिमा की बात की गई, जो कि सतत विकास और समावेशी विकास 2030 की गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों की बात करता है। बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चंस लिखा है काजल, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, काबिल तारीफ है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे मार्क्स देने की बात करूं तो आज मैंने एक ही बच्चे को मार्क्स दिए हैं। 15 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो आपको 15 में से 6.5 नंबर मेरी तरफ से मिलेंगे। 50% से कम है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ चीजों में सुधार करना बाकी है। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग शाम की क्लास में आया करें, आपके क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा ताकि आप लोगों को समय से टेलीग्राम के माध्यम से चैनल मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।